हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है यानी कि इतिहास वाला सेक्शन है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज हमारा यह दूसरा लेक्चर है यानी कि डे 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पर इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक आप ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय माना जाता है ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। तो यहाँ पर पूछा गया है ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसका जो काल माना जाता है, इसका जो समय माना जाता है, ये माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। क्लियर? तो ध्यान रखना है, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो उत्तर वैदिक काल है इसका जो समय है ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो है माना जाता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, आगे प्रश्न भी आपको मिलेगा। और देखिए, आर्य जो थे ये सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। किसने? मैक्स मुलर ने। यहाँ मैं लिख देता हूँ मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने जो है आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को यानी कि ईरान को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। तो देखिए, यहाँ से मैंने आपको 5 से 6 प्रश्न कवर करवा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसका काल जो है, जिसका जो समय है वो माना जाता है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है ये है आपका श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी। तो अभी मैंने बताया आपको कि आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के लिए हम लोगों ने बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह बिहार एसएससी सीजीएल का हो या 10+2 इंटर लेवल का एग्ज़ाम हो, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। आप कह सकते हैं कि हमने बिहार एसएससी का घटना चक्र कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है इन वीडियोज़ को तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इनका मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आप चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो देखिए, वैदिक काल के लोगों को इनमें से किस फसल का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर आप देखेंगे
तो जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, तंबाकू का नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर वैदिक काल में, अब यहाँ पर देखिएगा उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स इनको जाना जाता था किस नाम से, श्रमण के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इससे पहले वाला सिंधु घाटी सभ्यता वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग इनमें से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुल्ब सूत्र। ठीक है, शुल्ब सूत्र भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ है, भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ है शुल्ब सूत्र, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह जो वेद है यह ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आपको पता है कि टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का अथर्ववेद है, याद रखेंगे। अच्छा ऋग्वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं, इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं, तो ऋचाएँ 10,462 ऋचाएँ हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऋचाएँ हैं, ये आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला जो ऋषि होता था उसको होत्री कहा जाता था। ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, होत्री कहा जाता था, क्लियर, ध्यान रखेंगे। और इस वेद से आर्य के जो आर्य थे उनके राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे ऋग्वेद के बारे में और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो अभी मैंने बताया 4 है, कौन कौन से, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ये कौन कौन से वेद हैं जो संयुक्त रूप से, जो 3 वेद हैं संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। और इसी मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना, याद रखेंगे, यज्ञ की तुलना जो है टूटी नाव से की गई है, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इनका जो व्यवसाय था वो क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। तो यहाँ पर देखिए पशुपालन भी है और कृषि भी है, तो उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लूसेंट जो सब्जेक्टिव बुक है उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संगीत का, संस्कृत नहीं सॉरी, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, बताइए राइट आंसर, सामवेद हो जाएगा। ठीक है, देखिए सामवेद जो है इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, इसके जो पाठकर्ता है उसको उद्रात्री कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उद्रात्री इसको कहा जाता है, और इसे भारतीय संस्कृति का जनक कहा जाता है सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न कि प्रथम विधि निर्माता कौन है, प्रथम विधि निर्माता जो है ये कौन है, तो मनु है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ इनमें से कौन सा है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है ये श्रीमद् भागवत गीता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो का लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, शूद्र का उल्लेख जो है पहली बार मिलता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा,
देखिए ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में विभक्त था, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो ये 4 वर्णों में विभक्त था। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। और यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, यहाँ मैं लिखता हूँ पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या जो है यह कितनी है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए पुराणों की जो संख्या है यह आपका 18 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पुराणों में जो मत्स्य पुराण है, यहाँ मैं लिखता हूँ पुराणों में जो मत्स्य पुराण है, याद रखेंगे यह सबसे प्राचीन और यह प्रमाणिक है, मत्स्य पुराण। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा यहाँ थोड़ा और जान लीजिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है, मैंने बता दिया आपको 18 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या 108 है। वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या यहाँ लिखता हूँ, वेदांग की संख्या 6 है। ठीक है, उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है, और पुराणों की संख्या 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये जो देवता है ये कौन है, तो ये इंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र है। ध्यान रखिएगा यह सर्वाधिक प्रिय देवता थे। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि शूलवसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो मैंने आपको बताया कि शूलवसूत्र भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ये ज्यामिति हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स यह जो लिया गया है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया आपका बृहदारण्यक उपनिषद से। कहाँ से, तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिए। बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि ये जो श्लोक है, अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, यह लिया गया कहाँ से, देखिए बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया, यानी कि उपनिषद से यह लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि मिलान करना है आपको। यहाँ पर मिलान करके बताइए, एक तरफ वेद दिया गया, दूसरी तरफ यज्ञकर्ता दिया गया है, बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऋग्वेद के जो अभी मैंने बताया था कि जो ऋचाओं का जो फ्रेंड्स पढ़ने वाला ऋषि होता है उसको होता या होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद का अधर्वी कहा जाता है, सामवेद का उद्राती और अथर्ववेद का ब्राह्मण। ठीक है, तो ये बिल्कुल मिलान करके दिया गया है, बिल्कुल ये आपका मैच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। अच्छा, वैशेषिक दर्शन पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ मैं लिखता हूँ चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। चार्वाक दर्शन के, तो चार्वाक के चार्वाक ही हैं। कौन है, चार्वाक ही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं ये पतंजलि हैं। कौन है, पतंजलि हैं। उसके बाद अगर सांख्य दर्शन का पूछा जाएगा, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो सांख्य के कपिल हैं। कौन है, कपिल हैं। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम हैं। कौन है, गौतम हैं। पूर्व मीमांसा, यहाँ मैं लिखता हूँ पूर्व मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा जो दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन है, तो जैमिनी है। कौन है, जैमिनी है। यहाँ मैं लिखता हूँ जैमिनी है। क्लियर। उत्तर मीमांसा, अगर ये पूर्व है, अगर आपसे उत्तर मीमांसा पूछा जाएगा तो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बादरायण हैं। कौन है, बादरायण। यहाँ मैं लिखता हूँ बादरायण है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा वैशेषिक जो है इस दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो ये कनाद या उलुक हैं। तो यहाँ देखिए उलुक कनाद दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको जबान पर होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित जो है, अच्छा मैंने बताया ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं।
और इसमें से जो नवा मंडल है ना, यह देवता सोम को, इसमें उल्लेख सोम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आपका ये नवा मंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में जो है याद रखेंगे सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। दसराग युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है कि दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और यह युद्ध जो है परुष्णी नदी कहिए, रावी नदी के तट पर, अभी उसका जो नया नाम है रावी नदी है, आधुनिक नाम परुष्णी नदी, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इसका नया नाम जो है ये रावी नदी है, इसी नदी के तट पर जो है लड़ा गया था। ठीक है, और यह युद्ध जो है रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो था, सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। सुदास इसमें विजयी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि, सभी ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र बताइए राइट आंसर। अभी मैंने बताया कि यह ऋग्वेद में है, विश्वामित्र जो है उन्हीं के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक, तो अभी मैंने आपको बताया था कि न्याय के प्रतिपादक जो है ये गौतम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चारवाक जो है ये चारवाक दर्शन के हैं, कपिल जो है ये सांख्य दर्शन के हैं, और जैमिनी जो है यह पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सही सुमेलित करना है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सही सुमेलित करके आपको बताना है। ऋग्वेद में क्या है, तो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड है। सामवेद क्या है, सामवेद में जो है संगीत में स्तोत्र है, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ये सब दिया गया है। क्लियर। तो इसको अब आप लोग मिला लेंगे, यहाँ पर मैंने आपको मिला भी दिया है सही सही। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। कौन सी नदी, सरस्वती नदी। अब यहाँ पर 2 प्रश्न और बन सकता है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, और जमुना का उल्लेख जो है 3 बार हुआ है। याद रखेंगे, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और जमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक बार हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी जो है यह सरस्वती को मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो अश्वपति जो थे ये केकय के शासक थे। केकय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता चरक की है, चिकित्सा से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, और सबसे बाद का जो वेद है ये अथर्ववेद है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत जो है यह संबंधित है मीमांसा से। किससे, मीमांसा से। अगला प्रश्न करेंगे कि कौन सा दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। दर्शन है तो मैंने आपको सांख्य दर्शन के बारे में बताया था कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, कपिल हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है यह भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है, और इसके अनुसार यानी कि सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व जो है ये 25 हैं। कितने हैं, मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका सांख्य हो जाएगा। सही मिलान करना है, एक तरफ जो उपवेद है दूसरी तरफ संबंधित वेद दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे आयुर्वेद ये ऋग्वेद से संबंधित वेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद से, गंधर्ववेद सामवेद से,
शिल्पवेद अर्थशास्त्र ये अथर्ववेद से है। तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है, बिल्कुल ये सुमेलित हैं, ठीक है, बिल्कुल ये आमने सामने सुमेलित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वेद के, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको बताना है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, बताइए। अच्छा, टोटल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? मैंने आपको बताया टोटल 10 मंडल हैं, ठीक है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 6 मंडल में कौन सा है, तो बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यह दूसरा मंडल से 7वें मंडल तक वंश मंडल इसको या गोत्र मंडल कहा जाता है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो मैंने आपको बताया था अभी 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो 10,462 ऋचाएँ हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है यह किस वेद में मिलता है, बताइए। तो यह अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है, अथर्ववेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये जो प्राचीनतम संस्था थी यह जो थी विदथ थी। कौन? विदथ थी, ठीक है, याद रखेंगे, विदथ थी। उसके बाद देखिएगा कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो है यह कौन सा है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण याद रखेंगे, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो अनुलोम विवाह का मतलब है उच्च वर्ण पुरुष के साथ निम्न वर्ण नारी का विवाह, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीहि शब्द जो है यह प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। उसके बाद देखिएगा कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आपको पता है कि अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसका लेखक पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। तो पाणिनि राइट आंसर इसका हो जाएगा, पाणिनि, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे जो प्राचीनतम स्मृति है यह मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, ठीक है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। कौन? मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है, तो यह आपका मनुस्मृति हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण जो है मैंने आपको बता दिया था कि ये मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है, तो ये मत्स्य पुराण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल की उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करना है जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ये देवता कौन थे? इंद्र थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित करना है, ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है, नदी है, ये नदी का ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है और दूसरी तरफ उन नदियों का आधुनिक नाम दिया गया है। अब यहाँ पर आप मिलान करेंगे, परुष्णी नदी आपको मैंने बताया था कि यह रावी नदी है और इसी के तट पर जो है दसराग युद्ध लड़ा गया था। शत्रुदी नदी सतलज का नाम है आधुनिक। अस्कनी जो है यह चिनाब हो जाएगा, विपाशा ब्यास हो जाएगा, ठीक है। तो ये सतलज का अगर पूछा जाए रावी का पुराना नाम ऋग्वेद में जो लिखित नाम है परुष्णी है, सतलज का शत्रुदी है, चिनाब का अस्कनी है और व्यास का विपाशा है। चलिए बिल्कुल क्रम से ये आपको दिया गया है, बिल्कुल क्रम से ये मिलान किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद में अघन्या यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बताइएगा। तो देखिए गाय को अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। तो ये आपका गाय हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, बताइएगा। तो ये आपका पुरुष सूक्त मैंने आपको बताया था, सॉरी
विवाह पर पुरुष सूक्त में क्या है, पुरुष सूक्त में तो वर्ण है, 10वें मंडल में जो 4 वर्ण है उनका जो है जिक्र किया गया है, लेकिन विवाह समारोह पर ये सूर्या सूक्त हो जाएगा। ठीक है, सूर्या सूक्त। तो इस तरह से भी ध्यान रखेंगे, अगर वर्ण व्यवस्था का पूछेगा तो पुरुष सूक्त, और विवाह समारोह जो पूछेगा ये 10वें मंडल में ही है, सूर्य सूक्त। चलिए उसके बाद 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है किसको, बताइए राइट आंसर। तो ये महाभारत हो जाएगा। अच्छा, महाभारत का पुराना नाम भी याद रखना है, जय संहिता है, जय संहिता यहाँ मैं लिखता हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ये प्रश्न, ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि ऋग्वेद में टोटल कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ऋचा पूछेगा तो 10,462 ऋचाएँ हैं, और मंडल पूछेगा तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। क्लियर। चलिए ये आखिरी प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अभी मैंने आपको टोटल क्वेश्चन 52 कराया है, बताइएगा कि 52 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने कवर करा दिया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में कम से कम प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए।